वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। रूस यूक्रेन संकट अब युद्ध में बदल चुका है। इस युद्ध का भारत और यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, यूक्रेन में फंसे भारतवंशियों का क्या हाल है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज का ललन टॉप शो आप जरूर देखें। दुनियादारी में हम युद्ध के ग्लोबल पहलू पर बात करेंगे। 24 फरवरी 2022 की तारीख को इतिहास में याद रखा जाएगा। किस स्वरूप में, इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर युद्ध की आग में इंसानियत को झोंकने की तैयारी हो चुकी है। एक बार फिर तबाही मचेगी, अखबार बर्बादी के आंकड़ों से भरे होंगे, नेता अपनी अपनी पीठ थपथपाएंगे, आम लोग छाती पीटेंगे। हमारी आपकी पीढ़ी ने जो इतिहास की किताबों में पढ़ा था वो अब नजरों के सामने दिखेगा। बात कुछ ऐसी है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। रूस इसे युद्ध की बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहा है। रूसी समय के अनुसार सुबह 5 बजे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दे दिया। जब पुतिन भाषण दे रहे थे उस समय न्यूयॉर्क में रात के 10 बज रहे थे। वहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर में हलचल मची हुई थी। 3 दिनों में दूसरी बार सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। विषय वही था, किसी तरह रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रोका जाए। मीटिंग के बीच में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर हमला शुरू कर दिया था, इसलिए मीटिंग का औचित्य कड़ी निंदा तक सीमित हो चुका था। इसको लेकर यूक्रेन और रूस के राजदूत के बीच झगड़ा भी हुआ। हालांकि इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया था। आज हम बात करेंगे पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश देने से पहले क्या कहा, पुतिन के आदेश के बाद क्या हुआ, यूक्रेन रूस के हमले का सामना किस तरह से कर रहा है, रूस यूक्रेन संकट का दुनिया पर क्या असर पड़ा है और आगे क्या होने वाला है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। हम दुनियादारी में लगातार रूस यूक्रेन संकट को कवर कर रहे हैं। हमने यूक्रेन की नेटो सदस्यता से लेकर संकट के सभी पहलुओं पर विस्तार से बात की है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम ताजा अपडेट्स की चर्चा करेंगे। 22 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के दोनेस्क और लुहांस्क की आज़ादी को मान्यता देने का ऐलान किया। इन दोनों इलाकों के 1/3 हिस्से पर 2014 से विद्रोहियों का कब्जा है। बाकी हिस्से पर यूक्रेन सरकार का राज चलता है। विद्रोही बाकी हिस्से पर भी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। उन्होंने इसे अपने संविधान और बाकी दस्तावेज का हिस्सा बनाया हुआ है। चूंकि रूस ने विद्रोहियों को मान्यता देकर उनके साथ संधि कर ली थी, इसलिए रूस को उनके इलाके में सेना भेजने का बहाना मिल गया। दोनेस्क और लुहांस्क की पूर्वी सीमाएं रूस से लगी हैं। इन्हें अलग रिपब्लिक के तौर पर किसी और देश की मान्यता नहीं मिली है, यानी कायदे से ये सीमाएं अभी भी यूक्रेन की ही हैं। रूस ने इनकी आज़ादी को मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। दोनेस्क और लुहांस्क के साथ संधि के तुरंत बाद रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों में घुस गई। पुतिन ने कहा कि वे वहां हो रहे नरसंहार को रोकना चाहते हैं। उनका आरोप यूक्रेन की सेना पर था। इसके कुछ समय बाद रूसी मीडिया में यूक्रेन के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया। खबर चलने लगी कि यूक्रेन विद्रोहियों पर हमले कर रहा है, बम धमाके करवा रहा है, आम लोगों की जान ले रहा है। यूक्रेन इन सारे आरोपों से इनकार करता रह गया, लेकिन पुतिन ने हमले का बहाना तैयार कर लिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी कि रूस 24 फरवरी की सुबह से पहले यूक्रेन पर हमला कर देगा। वही हुआ भी। रूस में ठीक से सुबह हुई भी नहीं थी। पुतिन टीवी पर प्रकट हुए। नाराजगी भरे लहजे में उन्होंने कहा, यह विवाद हमारे लिए जीवन मरण का सवाल बन चुका है। उन्होंने लाल रेखा को पार कर दिया है। यूक्रेन में नए युग के नाजियों का शासन है, इसलिए हमने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है। रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन रूस को उनसे अपनी रक्षा करनी होगी जिन्होंने यूक्रेन को अपनी कठपुतली बना लिया है। पुतिन ने यूक्रेन पर क्रीमिया और सेवेस्तोपोल में नरसंहार का आरोप लगाया। उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि यूक्रेन अब परमाणु हथियार की तरफ जाना चाहता है, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के सैनिकों को हथियार छोड़ने की अपील की। पुतिन ने कहा, यूक्रेन के नौजवानों, आपके पूर्वज नाजियों के खिलाफ लड़े थे। आप कीव में बैठे नाजियों की बात मत मानो, अपने हथियार रखो और घरों को लौट जाओ। भाषण के अंत में पुतिन ने बाकी दुनिया को चेतावनी भी दी। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि जो कोई भी हमारे आंतरिक मामले में दखल देगा उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा परिणाम की इतिहास याद रखेगा।
पुतिन की चेतावनी का निशाना नेटो की तरफ था। यूक्रेन लंबे समय से नेटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन रूस और बाकी पश्चिमी देशों के बीच बफर जोन की तरह है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो उसे बाकी सदस्य देशों का साथ मिल जाएगा। अभी वाली स्थिति को उदाहरण मान लीजिए, अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन चुका होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। कैसे? नेटो साझा सुरक्षा का वादा करता है। अगर नेटो के एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमले की तरह देखा जाता है। ऐसी स्थिति में सभी देश मिलकर हमले का जवाब देते हैं। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो इस समय अमेरिका और ब्रिटेन समेत 30 देश रूस के खिलाफ खड़े होते, सिर्फ कड़ी निंदा और प्रतिबंध के साथ नहीं, बल्कि अपनी सैनिकों और हथियारों के साथ भी, जैसा कि आज होते होते रह गया। यूक्रेन पर हमला करने आए रूसी फाइटर जेट्स कुछ समय के लिए रोमानिया के एयर स्पेस में घुस गए। रोमानिया की वायुसेना ने उन्हें निकलने के लिए कहा तो वो चुपचाप बाहर निकल गए। अगर उनके बीच झगड़ा होता तो बवाल बढ़ सकता था। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है, उसके ऊपर हमले से नेटो को रूस के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ सकता था। यूक्रेन के मामले में नेटो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। जानकारों का कहना है कि यही पुतिन की मनमानी का सबसे बड़ा कारण है। पुतिन के ऐलान के समय न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी चल रही थी। एक तरफ युद्ध रोकने की कोशिश चल रही थी, दूसरी तरफ यूक्रेन के शहरों पर बमबारी होने लगी थी। इसको लेकर यूएन में यूक्रेन और रूस के राजदूत आपस में उलझ गए। यूक्रेन के राजदूत सर्गेई काइस्लेसिया रूस की मंशा के बारे में पूछने आए थे। उससे पहले उन्हें हमले की जानकारी मिल चुकी थी। सर्गेई ने रूस को सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की। मीटिंग के अंत में उन्होंने रूस को लताड़ते हुए कहा, युद्ध अपराधियों के बचने की कोई जगह नहीं होती, वे सीधा नरक में जाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। मीटिंग में लगभग सबने एक सुर में रूस के हमले की आलोचना की। इसके बाद मीटिंग बेनतीजा समाप्त हो गई। जैसे जैसे रूस में दिन आगे बढ़ा, रूस के हमलों में तेजी आती गई। रूस ने खार्किव, किएव, मेरियोपोल समेत कई और शहरों पर हवाई हमले किए। रूसी सेना के टैंक और दूसरे भारी भरकम सैन्य वाहन यूक्रेन के शहरों में घुस चुके हैं। 24 फरवरी की शाम यूक्रेन आर्मी ने दावा किया कि रूसी सेना राजधानी किएव के पास पहुंच चुकी है। यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक की खबर है। रूस और यूक्रेन दोनों ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का दावा कर रहे हैं। जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, हम आंकड़ों की कलाबाजी से बचने की कोशिश करेंगे। हमले के बाद यूक्रेन के क्या हालात हैं? हमले का ऐलान होते ही राजधानी किएव में चेतावनी वाले सायरन बजने लगे। लोगों को किएव छोड़कर पश्चिम की तरफ जाते देखा गया। जानकारों की माने तो युद्ध की वजह से लाखों यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हो सकते हैं। उन्हें शरणार्थियों वाला जीवन बिताना पड़ सकता है। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन के विस्थापितों को रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन सरकार ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन भी दिया। इसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों से सेना का साथ देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी देश की रक्षा करना चाहता है, उन्हें सरकार हथियार मुहैया कराएगी। इससे पहले यूक्रेन ने रिजर्व फोर्स को 1 साल की सेवा के लिए बुलाया था। ज़ेलेंस्की ने रूस पर नाज़ी जर्मनी जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रूस ने धोखे से हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया है, उसी तरह जैसे नाज़ी जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। आज के दिन हमारा देश इतिहास के दूसरी तरफ खड़ा है। रूस ने बुराई का रास्ता चुना है, लेकिन यूक्रेन अपनी आज़ादी की रक्षा करता रहेगा। 24 फरवरी की सुबह ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश व्यर्थ गई। पुतिन ने उनकी पहल का कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के अलावा यूक्रेन ने रूस के साथ डिप्लोमेटिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया। यूक्रेन मॉस्को में अपना दूतावास खाली कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बाकी दुनिया में क्या चल रहा है? 24 फरवरी को दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स धराशायी हो गए। रूस में शेयर मार्केट 44% तक गिर गया। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया में भारी आर्थिक नुकसान देखने को मिलेंगे। अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने का वादा किया है। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में अपनी सेना उतारने की संभावना को खारिज कर दिया है। नेटो क्या कर रहा है? जिस नेटो को लेकर युद्ध चालू हुआ, उसने भी यूक्रेन की सैन्य मदद से मना कर दिया है। नेटो अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं भेजेगा। उसने अपने सदस्य देशों की सुरक्षा मजबूत करने का वादा किया है। 25 फरवरी को नेटो की वर्चुअल बैठक होगी। इसमें मिलिट्री सपोर्ट से इतर यूक्रेन की मदद पर विचार किया जाएगा।
लिथुएनिया ने अपने यहाँ 2 हफ्तों के लिए इमरजेंसी लगा दी है। लिथुएनिया सोवियत संघ का हिस्सा था। अलग होने के बाद उसने नेटो की सदस्यता ले ली थी। पुतिन की एक मांग ये भी रही है कि नेटो 1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाए, यानी उसके बाद जिन देशों को भी नेटो ने अपना मेंबर बनाया उन्हें बाहर निकाल दे। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने लड़ने की बात कही है। उन्हें बाकी दुनिया से सीधे सपोर्ट की उम्मीद कम ही है। ऐसे में आगे क्या हो सकता है? पुतिन अपने भाषणों में यूक्रेन की संप्रभुता को खारिज कर रहे हैं। वो यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरे मुल्क पर कब्जे का इरादा नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो रूस उसके लिए भी तैयार है। जहां तक दोनों देशों की सैन्य क्षमता की बात की जाए, रूस यूक्रेन से कई गुना ताकतवर नजर आता है। यूक्रेन लंबे समय तक रूस से टक्कर नहीं ले सकता। हालांकि वो हथियार डालने के मूड में नहीं है, यानी यूक्रेन आसानी से समझौता नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वो गुरिल्ला वॉर का रास्ता अपना सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान में हो चुका है, जबकि इराक और सीरिया में अभी तक चल रहा है। ये रूस के लिए महंगा पड़ेगा। दूसरा विकल्प यूक्रेन में पसंद की सरकार बिठाने का है। यूक्रेन में 2014 में रूस की कठपुतली सरकार गिरा दी गई थी। उसके बाद ही पुतिन ने क्रीमिया में सेना भेजी थी। विदेशी एजेंसियां यूक्रेन में तख्तापलट की आशंका जताती रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें यूक्रेन की जनता का सपोर्ट मिलना मुश्किल होगा। क्या रूस इस असंतोष के लिए तैयार होगा? ऐसा दावे से कह पाना मुश्किल है। दो देशों के साथ साथ आशंकाओं और संभावनाओं की जंग भी चालू है। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर की है, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की। तस्वीर में 3 पपीज गले मिलते दिख रहे हैं। काश की दुनिया के तमाम झगड़े गले मिलकर सुलझाए जा सकते। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर थे कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। कुकू एफएम पर आपको इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन समेत कई और विधाओं में बोलने वाली किताबों का खजाना मिलता है। मतलब ज्ञान का फुल पैकेज एक ही ऐप पर। लल्लन टॉप के दोस्तों के लिए खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। करना क्या होगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। सुनते रहिए, गुनते रहिए। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।